किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, जैसे ही हम खरीफ फसलों के लिए आदान व्यवस्था की बात करते हैं तो उसका श्री गणेश होता है अच्छे बीजों की याद से। और जैसे ही बीजों की बात करते हैं तो हमें याद आता है एक अच्छा संस्थान एनएससी के रूप में, जहाँ पे विश्वसनीय बीज हमें मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक भारत सरकार का संस्थान है। और आप ही के ज़रिए, आप ही के माध्यम से जो अच्छे और गुणवत्ता युक्त बीज होते हैं वो आप तक पहुंचते हैं। तो आइए आज खरीफ फसलों में बीज की उपलब्धता के विषय में हम बातचीत करें एनएससी के जो प्रक्षेत्र प्रबंधक हैं आशुतोष घानीकर जी से, और इनसे हम बातचीत करके जानें कि इस समय एनएससी में कौन कौन से बीज उपलब्ध हैं, क्या पिछले बीजों का रिकॉर्ड रहा है, और हमको आपसे किस तरह की मदद मिल सकती है अगर हम खुद बीज उत्पादक बनना चाहें तो। घानीकर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। घानीकर जी, सबसे पहले जैसे हमने कहा कि एनएससी जो है वो उसका विस्तार पूरे देश में है जी। और आप हर तरह के जो फसलों के बीज होते हैं उस क्षेत्र में, उस दिशा में आप काम कर रहे हैं, और एनएससी अब एक विश्वसनीय संस्था के रूप में स्थापित हो चुकी है। सबसे पहले आपकी संस्था का हम परिचय जानना चाहेंगे। सर, हमारी संस्था सन 1963 से भारत में कार्यरत है और यह केवल भारत सरकार कृषि मंत्रालय एवं किसान कल्याण से केवल एकमात्र संस्था है जो कि अभी पूरे भारत देश में काम कर रही है। इसके पास में लगभग 22,000 हेक्टेयर के स्वयं के फार्म्स हैं जी। और आपको जानकर के बहुत ही खुशी होगी कि लगभग 567 किस्मों में हम काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 60 वेराइटीज़ किस्मों शामिल है। फसलें 60 फसलों में 567 वेराइटीज़ पे हम काम कर रहे हैं। न केवल अन्य खाद्य फसलों के लिए हम काम कर रहे हैं, ऑयल सीड के लिए भी काम कर रहे हैं, चारा फसलों के ऊपर भी बहुत बड़ा काम हमारी संस्था कर रही है। जैसे बरसीम का बीज उत्पादन भी हम करवा रहे हैं, साथ ही में अफ्रीकन टॉल मक्का में भी करवा रहे हैं। एक मल्टी कट हमारे पास में वैरायटी है पशु चारे के लिए भी, जो काफ़ी उन्नत किस्म है, मल्टी कट है। लगभग 2 साल तक के किसान भाई इसका उत्पादन लगातार ले रहे हैं एक बार बोनी करने पे। CSV 33 अनंत के नाम से यह प्रचलित है। यानी देश के बीज उत्पादन में एनएससी का बहुत बड़ी भूमिका होती है संस्था की। और हमने जैसे सुना कि 567 किस्में और तमाम सारी क्रॉप्स, कोई भी फसल शायद आपने छोड़ी नहीं होगी जिसका बीज एनएससी उपलब्ध नहीं करवाता है, और निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन किसानों को मिल रहा है, तभी आपका क्षेत्र विस्तार लगातार होता चला जा रहा है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें और आपके जो क्षेत्राधीन एरिया है उसकी हम बात करें, तो इस समय खरीफ को लेकर आपके पास बीजों की उपलब्धता किस प्रकार की है? कौन सी किस्में आपके पास हैं, कौन सी फसलें आपके पास हैं? खरीफ में सर इस बार हम लोगों के पास में खासकर धान और सोयाबीन की किस्में उपलब्ध हैं। धान में बासमती वैरायटीज़ में हम जाते हैं तो 1121, 1509, PB 1718, और अगर मोटे धान में हम जाते हैं तो इसमें हमारे पास में अधिक समय वाली वैरायटीज़ में आते हैं क्रांति, और कम दिनों की वैरायटीज़ में आते हैं तो इसमें हमारे पास में सहभागी धान जो कि मात्र 100 दिनों में परिपक्व हो जाती है, जिसे हम डायरेक्ट सोइंग में DSR मेथड कहते हैं। इसमें DSR में भी बोनी की जा सकती है। इसकी SRI और DSR में कुछ अंतर होता है? डायरेक्ट सोइंग मेथड को कहेंगे आप, जो जैसे हम गेहूं बोते हैं, अच्छा, उसको तो उसी तरह जो धान कतार बोते बोनी हैं, कतार बोनी करते हैं, उसको DSR डायरेक्ट सोइंग पैडी राइस को कहते हैं। हाँ, वैसे भी हमारे किसान भाई एक छिटकवा पद्धति होती है जिसमें धान का बीज फेंक कर बोते हैं। ये कतार बोनी जिसे आपने DSR कहा, एक SRI पद्धति होती है जो कम पानी में कम बीज से हो जाती है, और एक होती है जिसमें धान को बिल्कुल बिछा दिया जाता है सर, रोपा अलग पद्धति हो जाती है। कितनी सारी किस्में हैं बोनी के धान के? हमारे किसान भाइयों के सबसे ज़्यादा समस्या आती है लेबर की। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए ही कृषि वैज्ञानिकों ने DSR पद्धति का
खोज कर हमारे समक्ष रखी हुई है। इसमें हमारे पास में सहभागी धान सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, MTU 1010 भी अच्छा काम कर रही है, जो IR 64 DRT1 वेराइटी है, जो कि प्रचुर मात्रा में हमारे पास में उपलब्ध है। अगर हम बात करें आशुतोष जी कि मौसम बहुत अनिश्चितता की ओर बढ़ रहा है, बिल्कुल सर। और हम कह नहीं सकते कि गर्मी सर्दी बरसात में कब क्या परिवर्तन हो जाएंगे, तो खरीफ में किसानों के लिए क्या राय है? क्या इस तरह के आपने कहा 100 दिन का धान, ये एक अच्छा चयन होगा बीज का? सर, कृषि को हमको इंश्योरेंस प्रदान करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार जैसे हम सभी लोगों ने देखा कि हमारे जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, कहीं पानी बरसा तो अतिवृष्टि हो गई और कहीं सूखा रहा तो काफ़ी दिन तक सूखा रह गया। तो इससे बचने के लिए हर किसान भाइयों को सभी चीज़ों का समावेश करके अपनी फसल को बोना चाहिए। अगर उसके पास में अधिक ज़मीन है तो वो कुछ धान में, जो कि आपको रिप्लेसमेंट सोयाबीन का मिल सकता है सहभागी धान के रूप में, कि ये सहभागी धान आपकी सोयाबीन के साथ में आ जाती है। कुछ एरिया सोयाबीन का भी आप लगाइए, उसमें उन्नत किस्में हैं, JS20 116 एक पुरानी किस्म है जो कि अभी तक काफ़ी किसानों द्वारा पसंद की जा रही है, JS 9560 और 2098, JS 2094, RVS 2001-4, RVS 2002-4 जो कि RVS 24 के नाम से भी जानी जाती है, एक RVS 18 भी है हमारे पास में, जो सोयाबीन की अलग अलग अवधि की किस्में हैं। इसमें कई क्षेत्र जो हमारे मालवा क्षेत्र में लगे हुए, वहाँ पे अर्ली वेराइटीज़ चलती है, मध्य क्षेत्र में मीडियम वेराइटीज़ चलती है, और कुछ मालवा के क्षेत्र ऐसे भी जहाँ पे लेट वेराइटीज़ चलती है, जैसे JS 335 जो कि आज भी प्रचलन में है, बहुत लंबी वेराइटी है, ये भी चलती है। पर किसान भाइयों, क्योंकि ये खरीफ का मौसम पूरा का पूरा डिपेंड होता है हमारे बरसात पर, बारिश पर, और जैसे ही बारिश कम या ज़्यादा होती है तो उसका सीधा संबंध हमारी उत्पादन पर पड़ता है। तो इसलिए मैं इनसे सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ एरिया वो सहभागी धान का भी लगा करके आप देखिए, 1-2 एकड़ में लगा करके देखिए, आपको बिल्कुल पसंद आएगा ये। और हमारे यहाँ सरकारी खरीद की बहुत अच्छी सेवाएं उपलब्ध है, जिससे आप कम खर्च में काफ़ी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसलिए कुछ न कुछ आप दूसरी फसलें भी उसके साथ इनकॉर्पोरेट कीजिए। निश्चित रूप से। कहाँ पर धान हम सोचते थे 120 से 135 दिन का धान जाता था, सारी फसलें कट जाती थी, तब हम धान का इंतजार करते थे। आज आपने कहा 100 दिन का, मतलब लगभग सोयाबीन, और सोयाबीन से भी कुछ वैरायटी से तो पहले कम ही दिन में, और बहुत पुरानी वैरायटी है, बहुत लोगों ने आजमा करके देखी हुई वैरायटी है, कोई बहुत नई वैरायटी नहीं है, बस इसे हमारे किसान भाइयों द्वारा अपनाया नहीं गया। आशुतोष जी, और कौन कौन सी फसलों के बीज आपके पास उपलब्ध हैं और उन्नत वैरायटीज़ आपके पास हैं? उन्नत वैरायटीज़ अभी खरीफ की फसलों के लिए हमारे पास में सोयाबीन की, जैसे मैंने बात कही, और धान की बात कही। इसके अलावा मक्का सुपर 82 हमारे पास में उपलब्ध है, और ज्वार में हमारे पास में CSP 33, CSP 32 और FBC 16 ये भी उपलब्ध है। ये आपके फॉडर्स में आता है। और श्री अन्नम भी हमारे पास में उपलब्ध है। श्री अन्नम मतलब आपके मिलेट्स को हमारे प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्नम का नाम दिया हुआ है, ये भी हमारे पास में, और इसे बड़े आसानी से किसान भाई ले सकते हैं। एक नया हमारे पास में प्ले स्टोर, आप indiaseeds.com पे जाएंगे तो यहाँ पे माई स्टोर ऑनलाइन परचेज, हर एक किसान अपना ऑनलाइन परचेज कर सकता है। उसके लिए लिंक दिया हुआ है, वो आपको इस अगली स्लाइड के माध्यम से दिखाया जाएगा। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि NSC ने एक ऐप, मोबाइल ऐप, नहीं मोबाइल ऐप नहीं है सर, ये वेबसाइट पर ही दिया हुआ है। वेबसाइट पर इसको आपसे अलग से डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल पर आप वो कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि बदलते परिवेश में हमने ये देखा कि किसानों की, कईयों की रुचि रहती है कि हम फूलों की फसलें लगाएं। बहुत एडवांस और इनोवेटिव फार्मर्स हैं हमारे पास में, जो कहते हैं कि हमको फूलों की खेती करना है, पर हमें बीज नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो हमारे पास में फूलों की खेती के लिए भी उसमें आप देखेंगे तो बीज उपलब्ध है उस ऐप पर जा कर के, और बहुत आसानी से ये आप उससे परचेस कर सकते हैं।
कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से परचेस करता है वो आराम से उससे भी परचेस कर सकते हैं। और न केवल फूलों के, सब्जियों के, हमारे अन्य फसलों के बीज उस पर उपलब्ध है, बल्कि फॉडर ब्लॉक्स भी उस पर उपलब्ध है। यानी सीधे सीधे आप अगर उस पर ऑर्डर देते हैं तो आपके घर पर आ जाएगा, घर पर पहुंचती मिल जाएगी सर। ये घर पहुंच सेवा तो बहुत अद्भुत सेवा है, क्योंकि अभी बहुत सारे किसान भाइयों को नहीं मालूम होगा कि भोपाल में एनएससी का ऑफिस कहाँ है, या इंदौर में कहाँ पर है, या कैसे बहुत सारे गांव से दूर पड़ जाता है। तो आप घर पर बैठे अपने मोबाइल से ही उसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सेवा आपने बताई कि किसान भाइयों के लिए है। और ये जो पशुपालकों के लिए आपने नया फॉडर जो ब्लॉक्स बनाए हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। ये इसके अंदर में आपको 20 किलो का एक फॉडर ब्लॉक्स होता है। ये आप इसके अंदर में अन्न भी मिला होता है, कंसंट्रेट भी मिला होता है, और फार्म्स पे फसल काटने के बाद में जो चारा मिला होता है उसको काट करके और उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है, और जिससे निश्चित तौर पे किसान भाई हमारे बहुत अच्छा उत्पादन मिल्क ले सकते हैं। हमारे किसान भाइयों में कुछ एक प्रचलित कुरीति कहना चाहिए, जो फॉल्स प्रवृत्तियां हैं, ये तो आदतें हैं जी, कि हम देते हैं हमारे पशु को खाने के लिए सूखा चारा गर्मी में, और गीला चारा देते हैं हम बरसात में, जब वो सभी जगह उपलब्ध होता है। परंतु आपने यह भी देखा होगा कि पशु जब हरा चारा खाता है तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इसका सीधा इफेक्ट इसके मिल्क प्रोडक्शन पे या प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। न केवल मिल्क प्रोडक्शन पे, बल्कि अगर जो भाई लोग हमारे मांसाहारी बकरी का भी पालन करते हैं, उनके भी वजन पे फर्क आपको बरसात में देखने को मिलेगा। उस क्षेत्र के लिए या उस परिस्थिति को किसानों को अवगत कराने के लिए कि भाई आपको आसानी से उपलब्ध है हरा चारा बरसात में, पर उससे नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए हमने इस फॉडर ब्लॉक्स को लिया कि फॉडर ब्लॉक्स अगर आप बरसात में भी इनको देते हैं, बरसात में दे सकते हैं, आड़े वक्त में दे सकते हैं, जब चारा नहीं मिलता तब दे सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि उसमें पूरा की पूरा न्यूट्रिशन होगा जो पशुओं के लिए चाहिए। जी हाँ। तो ये एनएससी अगर उपलब्ध कराइए तो बहुत बढ़िया बात है। एनएससी अपना प्रारूप धीरे धीरे बहुत कुछ चेंज कर चुकी है। इस बार हम लोगों ने अपने फॉडर ब्लॉक्स के ऊपर भी काम किया है, और फॉडर के लिए जो हमारी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की योजना चल रही है, इस पर भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, और जगह जगह ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करा के किसानों को इसके लिए भी प्रशिक्षित कर रही है। ये ट्रेनिंग्स की आपने बात कही है, क्या एनएससी किसानों तक पहुंचने के लिए कुछ प्रचार प्रसार माध्यमों का सहारा लेती है? बिल्कुल ले रही है सर। हम प्रचार प्रसार के माध्यमों के सहारे के अंतर्गत एफपीओस को हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक एफपीओ से मिनिमम 300 किसान जुड़े हुए हैं, और अधिकतर बहुत सारे किसान एफपीओ के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और हमारे कृषि मंत्री का भी सीधे निर्देश है 10,000 एफपीओस को जोड़ना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ये एफपीओस वाली बात पर हम कुछ देर में वापस लौटेंगे, और तब हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे आशुतोष जी। फिलहाल किसान भाइयों, हम एक छोटा सा ब्रेक की इजाज़त चाहेंगे और उसके बाद तुरंत हाजिर होंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा।
अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन, और आज के इस कार्यक्रम में हम एनएससी के प्रक्षेत्र प्रबंधक आशुतोष घानेकर जी से बात कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने विभिन्न फसलों के बीजों के बारे में बात की, हमने एनएससी के कार्यों पर चर्चा की, और हमने जाना कि आप पशुओं के लिए अब फॉडर ब्लॉक्स भी एनएससी सप्लाई करने लगी है। इसके अलावा उद्यानिकी फसलों के बीज भी आप देते हैं। नहीं, बीज नहीं सर, मैं बीज रोकना भी- चाहूँगा आपको। जी, जी। बीज नहीं सर, हम लोग जैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई फल की खेती करना चाहते, फल वृक्षों को लगाना चाहते थे, पर होता क्या था कि उसे जो भी नर्सरी वाला मिलता था बिना सर्टिफाइड सीड आपको या पौधा आपको दे देता था। हम्म, जैसे उसके अंदर भी हमने बहुत काम किया, हमारे फार्मों पर सैपलिंग्स तैयार किया है, हम्म, और बनाना के हाईटेक नर्सरीज हमने तैयार की है। हम्म, बनाना के टिश्यू कल्चर प्लांट्स भी हम आपको दे सकते हैं, और वो ट्रू टू टाइप रहेगा। जिस वैरायटी का कहा है उस वैरायटी का किसान को मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बचपन में ये जो पौधा हम लगाते हैं वो 2-3 साल 4 साल बाद ही उत्पादन देना चालू करता है। तब तक किसान को पता नहीं होता है कि ये किस किस्म का है। हम्म। इसको आइडेंटिफाई करके हमारे पास में मदर प्लांट्स हैं, और हम फलदार वृक्षों की भी सप्लाई करना स्टार्ट कर तो दिए हैं। जानी पहचानी किस्में जो फलों की हैं वो आप दे रहे हैं। इसके अलावा सब्जियों के मिनी किट्स तो आप देती हैं ना? सब्जियों के हमने वेजिटेबल किट्स के रूप में तैयार करके किसान भाइयों उपलब्ध कराए हैं। हमारे सभी प्रक्षेत्र कार्यालयों और हमारे संबंधित अधिकृत बीज विक्रेताओं के पास भी आपको ये बीज काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर एक फसल मतलब एक सीज़न की जितनी सब्जियां लगती है वो आप अपने घर पे किचन गार्डन पैकेट्स के रूप में लगा सककर खुद तैयार कर खा सकते हैं। आशुतोष जी बात करना चाहेंगे एफपीओस का किस तरीके से समर्थन आप करते हैं, और क्या उनके वो किस तरह से बीज उत्पादन कार्यक्रम ले सकते हैं? सर, बीज उत्पादन कार्यक्रम हम केवल और केवल किसान को सीधे देते हैं। हमारा किसी भी संस्था को हम बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं देते या किसी के माध्यम से नहीं करते, हम सीधा किसान से जुड़ते हैं। पर चूंकि हमारे पास निर्देश आए हुए हैं हमारे मंत्रालय से, हमारे उच्च अधिकारियों से, कि एफपीओस के साथ मिलकर के आपको कार्य करना है, इसलिए हम एफपीओस के जो किसान हैं उनको सीधा फ़ायदा देने के लिए एफपीओस के माध्यम से हम उत्पादन कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें एफपीओस को हम सर्विस चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं कि उतना प्रोडक्शन प्रोग्राम में आप हमसे जुड़िए, गारंटी लीजिए कि भाई इतने किसान आपका प्रोडक्शन प्रोग्राम लगाएंगे। इसके लिए हमने आवेदन भी बुलवाए हुए हैं। विभिन्न प्रदेश में समाचार पत्रों में हमने इसके विज्ञापन दिया। अब बात करें, अगर किसान भाई बीज उत्पादन कार्यक्रम लेना चाहते हैं तो किस तरह से ले सकते हैं? किसान भाई अगर बीज उत्पादन कार्यक्रम लेना चाहता है तो वो सबसे पहले हमारे प्रक्षेत्र कार्यालय में संपर्क करे या हमारे उत्पादन केंद्र पर संपर्क करे। इस पे आपको बताना होता है कि आपके पास में क्या क्या ज़मीन है, कैसी ज़मीन है, ज़मीन की पूरी जानकारी देना होता है, और हम सेलेक्ट करते हैं रोड से लगी हुई ज़मीनों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इसका इंस्पेक्शन आसानी से बार बार किया जा सकता है। इसके लिए किसान भाई हमारे पास में अनुबंध कर हमारे राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का एक अनुबंध पत्र है, वो आपको साइन करना होता है, जिसके लिए स्टाम्प पेपर पे इसकी कार्रवाई होती है, और ये सीज़न से पहले की कार्रवाई होती है। इसके बाद किसान भाई अनुबंध करने के बाद में हमसे बीज उत्पादन कार्यक्रम ले सकते हैं। इसमें बीज कास्ट और सर्टिफिकेशन चार्जेस जो होते हैं एक बार केवल वो किसान को देना होता है। ये बायबैक प्रोडक्ट की तरह होता है। हम इनको आधार बीज, ब्रीडर प्रजनक बीज और आधार बीज फर्स्ट भी उत्पादन कार्यक्रम के लिए दे सकते हैं जी। और इसको देने के बाद में हम इस पे अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है बीज उत्पादन कार्यक्रम पे, तो वो सब्सिडी के साथ या हमारे प्रीमियम लगा करके वापस खरीदते हैं। परंतु हमारे किसान भाइयों को इसके में प्रशिक्षित होने की ज़रूरत पड़ती है कि जो अन्य फसलें हैं या अन्य किस्में हैं उसके अंदर में, उसमें मिक्सिंग कहीं से भी नहीं होना चाहिए। उसके अलग अलग मानक निर्धारित होते हैं, और हमारे साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भी इसके
मॉनिटरिंग करती है और देखती है। चलिए, आखिरी कोई ख़ास बात आप अपने किसान भाइयों से करना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत है, और इंश्योरेंस हमें खरीफ की फसलों में भारत सरकार तो करवा ही रही है। अपने स्तर पे आप कुछ अलग अलग फसलें वो करके उसका लाभ लीजिए। एक ही फसल या एक ही किस्म पर जा कर के या एक ही तरह के कल्चरल प्रैक्टिसेस ना अपनाएं, थोड़ा बहुत अन्य फसलों पर भी ध्यान दें। और अगर आपको अपनी आय दुगनी करना है तो फसलों के साथ साथ आपको पशुधन में भी कार्य करना पड़ेगा। इसी को कहते हुए मैं अपने बातों पर विराम जी, देता हूं। किसान भाइयों, हमने आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय बीज निगम के प्रक्षेत्र प्रबंधक आशुतोष घानेकर जी से बात की और जाना कि किस तरह से एनएससी जो है वो आपको उन्नत बीज उपलब्ध करवाता है। और आपकी जो सलाह थी विशेष रूप से ये कि जोखिम को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किस्में और ज़्यादा से ज़्यादा फसलें बोना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। और किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आप एनएससी के बीज प्रयोग करें, और नहीं तो जहाँ भी हो अपने ही बीजों को परीक्षण करके ही बोएं और अच्छी किस्म का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे ले पाएंगे। आइए अब चलते चलते देख लेते हैं कृषि समाचार, सुनते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 3,305 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान। अब सब्जी भाजी बीज के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य। नैनो यूरिया के उपयोग से उपज में इजाफा। राम तिल की उन्नत तकनीक और सोयाबीन बीज का चयन। और अब खबरें विस्तार से। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2022-2023 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों के अथक परिश्रम, वैज्ञानिकों के योगदान एवं सरकार की किसान हितैषी नीतियों व राज्यों के सहयोग से देश में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। चालू कृषि वर्ष में 3,305.34 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। वर्ष 2022-2023 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमानों में अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,305.34 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष 2021-2022 की तुलना में 149.18 लाख टन अधिक है। चावल का कुल उत्पादन 1,355.42 लाख टन अनुमानित है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है। देश में गेहूं का उत्पादन 1,127.43 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वर्ष 2022-2023 के दौरान देश में मक्का का उत्पादन रिकॉर्ड 359.13 लाख टन अनुमानित है। वहीं पोषक मोटे अनाजों का उत्पादन 447.48 लाख टन होने का अनुमान है। इसी प्रकार मूंग का उत्पादन 37.40 लाख टन अनुमानित है। इस वर्ष कुल दलहन उत्पादन 275.04 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं सोयाबीन तथा रेपसीड एवं सरसों का उत्पादन क्रमशः 149.76 लाख टन एवं 124.94 लाख टन अनुमानित है। इसी प्रकार देश में कुल तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 409.96 लाख टन होने की संभावना है। सब्जी भाजी के बीज बेचने वाले विक्रेताओं को अब इसके लिए लाइसेंस लेना होगा, इसके बिना वे बिक्री नहीं कर पाएंगे। सरकार ने अब कृषि की तर्ज पर उद्यानिकी फसलों के लिए बीज बेचने के लिए व्यापारियों का भी बीज लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए विक्रेताओं को नजदीक लोक सेवा केंद्र में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लाइसेंस नहीं लेने वाले व्यापारियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उद्यानिकी विभाग के अनुसार उद्यानिकी फसलों के लिए लागू अनुज्ञापन का अधिकारियों द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने को लेकर बरती जा रही उदासीनता पर भी विभाग ने कहा है कि अब कोई शिथिलता न बरती जाए और निरीक्षण प्रतिवेदन हर माह की 5 तारीख को संचालनालय में भेजना सुनिश्चित करें। उद्यानिकी उत्पादों के बीज विक्रय के लिए विक्रेताओं के लिए अनुज्ञप्ति लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संबंधित दुकानदार को नजदीकी लोक सेवा केंद्र में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही बीजों की बिक्री को मासिक प्रतिवेदन से संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी को जानकारी देनी होगी।
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के जवाहर जैव उर्वरक केंद्र में इफ्को IFFDC कृषक सेवा केंद्र की ओर से 1 दिवसीय प्रशिक्षण एवं सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बीज उत्पादन परियोजना के प्रमुख एवं आचार्य एवं विभागाध्यक्ष और पौध प्रजनक एवं अनुवांशिकी विभाग डॉक्टर RS शुक्ला ने कहा कि खेती या कृषि कार्य में बीज खेती का सर्वोत्तम सशक्त आधार होता है। विश्वविद्यालय के 29 प्रशिक्षकों में प्रजनक बीज का उत्पादन करना एवं कृषकों को उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का काम किया जा रहा है। इस कार्य में IFFDC द्वारा कृषकों को प्रजनक बीज एवं अन्य बीज उपलब्ध किया जाना प्रशंसा का विषय है। रामतिल बोने से पहले खेत की 2 बार जुताई करें। हल्की बारिश होने पर बखर या पाटा चलाकर खेत को अच्छी तरह से तैयार करें। साथ में अंतर्वर्तीय फसल लेना है तो खरीफ में सोयाबीन के साथ ज्वार, अरहर, तिल की बोनी कर सकते हैं। उटक मंड नंबर 5, JNC 6, JNC 1 जैसी किस्में लगाई जा सकती हैं। जुलाई के तीसरे सप्ताह में रामतिल बोने से पैदावार अधिक मिलती है। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई से अधिक नहीं बोएं। बोनी से पूर्व खेत तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर 12 से 15 गाड़ी गोबर की अच्छी सड़ी खाद खेत में बिखेर दें तथा बखर चलाकर इसे अच्छी तरह से मिला दें। वैसे तो अंकुरण परीक्षण का महत्व प्रायः सभी फसलों के लिए उपयोगी है, परंतु खरीफ मौसम में सोयाबीन के बीज का अंकुरण परीक्षण तथा बीजोपचार दोनों अत्यंत आवश्यक क्रियाएं हैं। सामान्य तौर पर सोयाबीन में अंकुरण का प्रतिशत अन्य फसलों की तुलना में कम होता है क्योंकि उसके बीज की परत पतली होती है जो कटाई, गहाई, भंडारण के समय क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सोयाबीन के बीज जो भंडारित हैं, बोरों की ऊपरी थप्पियों के बीज ही बुआई के लिए चयन किया जाना चाहिए। नीचे की थप्पियों का बीज वजन से दबकर क्षतिग्रस्त हो सकता है। इस बीज को निकालकर 100 दानों को गिनकर किसी भी विधि को अपनाकर अंकुरित करना चाहिए। इसके बाद गिनती करके प्रतिशत निकालने के बाद ही बीज का दर निर्धारित करना चाहिए जिससे खेत में अच्छी पौध संख्या मिल सके। जितनी अच्छी पौध संख्या उतना ही अधिक उत्पादन। यह सीधा गणित है। किसान भाई इसे अपनाएं व परखें। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, हमेशा की तरह आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमने आज एक नए विशेषज्ञ के साथ बात की और बीज की जो आवश्यकता खरीफ में पड़ने वाली है उस विषय को हमने विस्तार से उठाया। हमें उम्मीद है कि काफ़ी सारी जानकारी है बीज की हम आप तक पहुंचा पाए हैं और साथ ही हमने देखी खबरें खेती की। हमें उम्मीद है कि आपको कृषि दर्शन आज का भी उपयोगी लगा होगा और आगे भी आप कृषि दर्शन देखते रहें और नए नए विषयों की जानकारियाँ प्राप्त करते रहें।